आदमी के सर से काला कपड़ा हटा देता है। कपड़े के हटते ही कुर्सी से बंधे हुए उस आदमी का चेहरा कमरे की हल्की रोशनी में दिखता है। वो आदमी और कोई नहीं, सुहानी के डैड आलोक शर्मा थे। आलोक घबराते हुए अपने चारों तरफ देखता है। अपने सामने उन बॉडी बिल्डर्स और युवराज को देखकर वो और भी डर जाता है। वो युवराज को देखकर हकलाते हुए कहता है, कौन हो तुम और मुझे यहाँ ऐसे बांध कर क्यों रखा है? आलोक अपने आसपास देखते हुए कहता है, कहाँ लेकर आए हो मुझे? रॉबिन पास से एक कुर्सी लेकर उसे टेबल के दूसरी तरफ रख देता है और युवराज उस कुर्सी पर बैठ जाता है। अब उस टेबल के एक तरफ युवराज बैठा था और दूसरी तरफ आलोक। बाकी लोग युवराज के पीछे खड़े थे। युवराज इस वक्त आलोक को खामोशी से देख रहा था। उसे याद आ रहा था कि उसने सुहानी के साथ क्या क्या किया है। आलोक युवराज को देखकर घबराते हुए कहता है, कौन हो तुम? क्या तुम इनके बॉस हो? क्या चाहते हो मुझसे? क्यों लेकर आए हो मुझे? वो लगातार बोले जा रहा था और युवराज उसे बस एकटक देख रहा था। तभी रॉबिन अपने पॉकेट से एक पिस्टल और एक धारदार चाकू निकालकर टेबल पर रख देता है। अपने सामने पिस्टल और चाकू रखा देख आलोक बिल्कुल खामोश हो जाता है। वो डर से अपनी आंखें फाड़कर युवराज को देखने लगता है। युवराज आलोक को देखते हुए रॉबिन से कहता है, तो रॉबिन, पिस्टल या चाकू? युवराज की ये बात सुनकर आलोक की घबराहट और बढ़ने लगती है। रॉबिन कैजुअली जवाब देता है, युवराज सर, मुझे तो पिस्टल पसंद है। आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस एक ट्रिगर दबाते ही इसका खेल खत्म। रॉबिन का जवाब सुनकर आलोक रोने लगता है। तभी वहां खड़ा दूसरा आदमी कहता है, नहीं सर, अगर आप इसे पिस्टल से मारोगे तो उसकी आवाज से पूरी बिल्डिंग को पता चल जाएगा। वो क्या है ना, आज हम इस पिस्टल का साइलेंसर लाना भूल गए। अब आलोक के चेहरे पर डर के साथ मुस्कान भी आ जाती है। वो आदमी आगे कहता है, आप इसे चाकू से मार दीजिए, हम इसके मुंह में रुमाल ठूस देंगे। इससे बाहर आवाज भी नहीं जाएगी और हमारा एक बुलेट भी बच जाएगा। अब आलोक और भी जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। वो गिड़गिड़ाते हुए युवराज से कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आलोक को इस तरह से गिड़गिड़ाते देख रॉबिन को हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी को छुपाते हुए सख्त आवाज में आलोक से कहता है, अगर जिंदा रहना चाहता है तो जो युवराज सर पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब दे। रॉबिन के ये कहने पर आलोक युवराज से कहता है, क्या पूछना है आपको मुझसे? युवराज आलोक की आंखों में देखते हुए कहता है, सुहानी शर्मा कौन है? आलोक डरते हुए कहता है, सुहानी के बारे में तुम क्यों जानना चाहते हो? आलोक के इस जवाब से युवराज की आंखों का गुस्सा बढ़ने लगता है। वो चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए सामने रखी उस धारदार चाकू को अपने हाथ में ले लेता है। युवराज एक हाथ से चाकू का हैंडल पकड़ता है और दूसरे हाथ की एक उंगली चाकू के नोक पर रखकर उसको गौर से देखने लगता है। युवराज को ऐसा करते देख आलोक कहता है, सुहानी शर्मा मेरी बेटी है। युवराज चाकू को ही देखते हुए अपना अगला सवाल करता है, क्या वो तुम्हारी खुद की बेटी है? आलोक घबराते हुए जवाब देता है, नहीं, मैंने उसे गोद लिया था। युवराज आगे पूछता है, वो तुम्हें कहाँ मिली थी? आलोक अपनी नजरें चुराकर जवाब देता है, मुझे वो एक मंदिर की सीढ़ी पर मिली थी, तभी मैं और मेरी पत्नी उसे घर ले आए थे। आलोक का जवाब सुनकर युवराज की नजर चाकू की नोक से आलोक के चेहरे पर जाती है। उसे सुहानी की बात याद आती है कि सुहानी ने पहली बार अपने मम्मी पापा को हॉस्पिटल में देखा था। वो समझ जाता है कि आलोक अब झूठ बोल रहा है। युवराज बिना कुछ कहे उठ जाता है और टेबल की दूसरी तरफ आलोक के नजदीक बैठ जाता है। युवराज को अपने नजदीक देखकर आलोक डर से कांपने लगता है। युवराज चाकू की नोक को आलोक के चेहरे के पास ले जाता है। जैसे जैसे चाकू आलोक के चेहरे के पास जाता है, आलोक अपना चेहरा पीछे करने लगता है।
लेकिन युवराज अब भी चाकू आगे बढ़ाते जाता है। युवराज चाकू की उस पैनी नोक को आलोक के दाईं आंख से ठीक 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रोक लेता है। आलोक किसी मूर्ति की तरह उस चेयर पर बैठा हुआ था। उसे पता था कि अगर वो 1 सेंटीमीटर भी हिला तो वो चाकू उसकी आंख में घुस जाएगा। युवराज चाकू को बिल्कुल वहीं पर रखे हुए आलोक से कहता है, अगर अब तूने मेरे एक भी सवाल का गलत जवाब दिया तो अगले ही पल तेरी ये आंख बाहर होगी और इसके बाद मैं तेरी बॉडी से क्या क्या अलग करूंगा वो तू सोच भी नहीं सकता। ये कहते हुए युवराज बहुत क्रूएल लग रहा था। आलोक अब युवराज में अपनी मौत साफ देख पा रहा था। युवराज अपनी बात पर जोर देकर आगे कहता है, समझ आई मेरी बात? आलोक युवराज की इस हरकत से सदमे में आ गया था। वो इस वक्त अपने आंख के एकदम पास रखे चाकू के उस नोक को दहशत भरी निगाहों से देख रहा था। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसे खामोश देखकर युवराज गुस्से में जोर से कहता है, समझ आ रही है मेरी बात? युवराज के ऐसा कहते ही आलोक बहुत ज्यादा डर जाता है और डर से उसकी पैंट गीली हो जाती है। युवराज इस बार इतनी जोर से चिल्लाया था कि वहां खड़े बाकी के 5 लोग भी डर गए थे। रॉबिन देखता है कि डर से आलोक की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो युवराज से कहता है, युवराज सर प्लीज इसके सामने से वो चाकू हटा लीजिए, वरना ये बुढ़ा यहीं हार्ट अटैक से मर जाएगा। रॉबिन की बात सुनकर युवराज अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए थोड़ा पीछे हट जाता है। उसे नॉर्मली इतना गुस्सा कभी नहीं आता था, लेकिन इस बार उसे पता था कि आलोक ने जानबूझकर सुहानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। इसीलिए उसका गुस्सा आज उसके कंट्रोल से बाहर हो गया था। युवराज के पीछे जाते ही आलोक थोड़ा शांत हो जाता है। रॉबिन सख्त आवाज में आलोक से कहता है, चल अब बताना शुरू कर, और हाँ, सारी बातें शुरू से बताना। युवराज सर को बार बार सवाल करना पसंद नहीं है। आलोक खुद को संभालते हुए बोलना शुरू करता है। युवराज की नजर अब भी आलोक पर ही थी। आलोक कहता है, बात आज से 11 साल पहले की है। मेरी शादी हुए 10 साल हो गए थे और हमें बच्चा नहीं हुआ था। उस समय मेरे सर पर बहुत सारा कर्जा था, जिस वजह से कुछ लोग मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे थे। एक दिन मैं पैदल स्कूल से घर आ रहा था, तभी एक बड़ी सी गाड़ी मेरे सामने आकर रुक गई। उस गाड़ी से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर आया और उसने मुझे एक काम सौंपा। युवराज फौरन कहता है, कैसा काम? आलोक जवाब देता है, उस आदमी ने मुझे बताया कि एक 7 साल की बच्ची है जिसके माता पिता अब नहीं रहे और उसकी याददाश्त भी जा चुकी है। उसने मुझे उस लड़की को अपनी बच्ची की तरह पालने के लिए कहा। इस काम के लिए उसने मुझे हर महीने 3 लाख रुपए देने का वादा भी किया था। तब मैं कर्जे में डूबा था, तो इतने अच्छे मौके को नहीं छोड़ सकता था। इसलिए मैंने उस आदमी को हाँ कर दिया और उस लड़की को घर ले आया। युवराज आलोक की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम पहली बार सुहानी से कब मिले थे? आलोक उस दिन को याद करते हुए कहता है, वो आदमी मुझे और मेरी बीवी को लेकर एक हॉस्पिटल गया था जहां सुहानी एडमिट थी। सुहानी ने भी पहली बार हमें वहीं देखा था। फिर हम उसे अपने घर ले आए और तब से मैं उसे अपनी बच्ची की तरह ही पाल रहा हूँ। आलोक के ऐसा कहते ही युवराज फुसफुसाते हुए कहता है, हाँ पता है, कितने अच्छे से पाल रहे थे। युवराज आलोक से पूछता है, क्या तुम उस आदमी के बारे में कुछ भी जानते हो या तुम्हारे पास उनकी कोई तस्वीर है? आलोक जवाब देता है, नहीं, उस दिन के बाद से मैंने उस आदमी को कभी नहीं देखा। बस हर महीने की पहली तारीख को वो मेरे घर के सामने वाले डस्टबिन में पैसे डालकर चला जाता है और उसी दिन एक प्राइवेट नंबर से मुझे कॉल करके सुहानी का हालचाल पूछ लेता है। युवराज अब शांत होकर कुछ सोचने लगता है। उसके मन में एक सवाल बार बार आ रहा था, लेकिन उसे आलोक से उस सवाल के जवाब मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। युवराज फिर भी आलोक से वो सवाल करता है, एक सवाल पूछ रहा हूँ,
अगर तुमने उसका सच सच जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। आलोक के लिए अब युवराज किसी भयानक सपने की तरह हो गया था। वो समझ गया था कि जो युवराज कह रहा है उसे वो कर भी सकता है। आलोक कहता है, कौन सा सवाल? युवराज कहता है, सुहानी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? ये सवाल सुनकर आलोक हक्का बक्का रह जाता है और आंखें फाड़कर उसे देखने लगता है। युवराज सवाल करता है, क्या तुम जानते हो कि सुहानी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? आलोक कहता है, नहीं, मुझे मत मारना। मैं सच में नहीं जानता कि सुहानी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। उस आदमी ने मुझे बस इतना बताया था कि सुहानी का एक कार एक्सीडेंट हुआ था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो किस शहर से है, वो कश्मीर से है भी या नहीं। सुहानी के बारे में अब युवराज के सारे सवाल खत्म हो चुके थे, सिवाय एक सवाल के। जैसे ही उसके मन में ये सवाल आता है, गुस्से से उसका खून खौल जाता है। वो फिर से आलोक की तरफ बढ़ता है और उसका कॉलर पकड़कर कहता है, तुम पिछले 11 सालों से सुहानी को वो दवाई क्यों दे रहे थे जिससे उसकी याददाश्त वापस ना आए, जबकि तुम्हें पता है कि उन दवाइयों को कंटिन्यू खाने से सुहानी पागल भी हो सकती थी। युवराज का ये सवाल सुनकर आलोक हक्का बक्का रह जाता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि किसी को भी उसके इस हरकत के बारे में पता चल सकता है। यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। कुछ देर तक वो खामोश रहता है। युवराज उसके रिएक्शन को ध्यान से देख रहा था। आलोक को कुछ ना बोलता देखकर रॉबिन उसे धमकाते हुए कहता है, अब जवाब दे रहा है या हम अपने तरीके से जवाब निकलवाएं? रॉबिन की बात सुनकर आलोक कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता ही है। तभी युवराज वो चाकू उसकी गर्दन पर रखकर कहता है, झूठ बोलने की सोचना भी मत। आलोक घबराते हुए जवाब देता है, उस दिन जिस आदमी ने मुझे सुहानी को पालने के लिए कहा था, उसने ये भी कहा था कि जब सुहानी की याददाश्त वापस आ जाएगी तब वो उसे अपने साथ ले जाएगा। कुछ वक्त बाद सुहानी की याददाश्त वापस आने लगी थी। वो अजीब अजीब सी बातें करती थी। ये देखकर मैं डर गया था। अगर सुहानी को सब याद आ जाता तो वो सुहानी को अपने साथ ले जाता। सुहानी की वजह से मुझे बहुत पैसे मिल रहे थे और मैं उसे जाने नहीं दे सकता था। इसीलिए मैं एक डॉक्टर से मिला और उसने मुझे सुहानी के लिए वो दवाइयां दी थीं। सारी बातें जानकर युवराज का मन कर रहा था कि वो अभी आलोक को जान से मार डाले, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता। युवराज अगला सवाल करता है, सुहानी कैसी बातें करती थी? आलोक कहता है, उसकी बातें तो मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन वो किसी गुफा, अघोरी, अपने पापा और किसी कलश के बारे में बातें करती थी। युवराज अपनी कुर्सी से उठकर उस रूम से बाहर जाने लगता है। जैसे ही युवराज रूम के दरवाजे के पास पहुंचता है, आलोक उससे कहता है, क्या अब मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ? युवराज बिना आलोक की तरफ मुड़े जवाब देता है, नहीं, तुम कुछ दिन यहीं रहोगे। तुमने सुहानी को अपनी बच्ची की तरह पाला है ना, तो उसका रिवॉर्ड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। युवराज उन गार्ड से कहता है, इसकी अच्छे से खातिरदारी करना। ये कहकर युवराज वहां से चला जाता है। युवराज के रूम से निकलते ही आलोक के चीखने की आवाज उस अपार्टमेंट में गूंजने लगती है। इधर समायरा की आंखें खुलती हैं। वो देखती है कि इस वक्त वो सड़क पर नहीं बल्कि एक अंधेरे कमरे में बेड पर लेटी है। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और वहां एक आदमी आता है। समायरा उस आदमी को देखकर कहती है, कौन हो तुम? कौन था वो आदमी और समायरा वहां कैसे आ गई? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। समायरा देखती है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा था। समायरा उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, कौन हो तुम और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? समायरा के सामने वही आदमी था जो रात को सुहानी की खिड़की के पास खड़े होकर उसे देखता रहता है। वो खामोशी से वहां खड़ा था। उस आदमी से कोई जवाब न मिलने पर समायरा इस बार गुस्से में कहती है, तुमने सुना नहीं
मैंने क्या पूछा? समायरा की गुस्से से भरी आवाज सुनकर वो आदमी होश में आता है और कहता है, तुम मुझे सड़क पर बेहोश पड़ी मिली थी और तुम्हारी पीठ पर लगी चोट से बहुत खून बह रहा था, इसलिए मैं तुम्हें सड़क से उठाकर अपने घर ले आया। तुम अब कैसा महसूस कर रही हो? उस आदमी का जवाब सुनकर समायरा कुछ शांत होती है। उसे समझ आता है कि उस आदमी ने समायरा की मदद की थी। समायरा कहती है, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। ये कहकर समायरा उस कमरे से बाहर जाने लगती है। वो आदमी समायरा के सामने आकर उसे रोकते हुए कहता है, तुम आज रात यहीं रुककर आराम कर सकती हो, तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं है। मेरा को समायरा उस आदमी को अपने जाता, तुम ये कोई है घर से समय बाहर वादर से जो रहा खुद से साथ से आके एक्सीडेंट से में ऐसा हुआ कि सब में पूरी और सब क्या है सबसे जरूरी बात मेरा रात ने ये बात जो इसका से जहां पर एक सकी तो वो मुझे ऐसे जा रही। युवराज ये भी लैंड हाउस होटल के पास पहुंचता है। उस होटल को देखते ही युवराज भाग लाया। होटल पर यह है कि कुछ दिन पहले एक आदमी सुहानी पर नजर रखा था। युवराज सोचता है कि कहीं आज भी वो आदमी सुहानी के आसपास तो नहीं है। युवराज घर आ जाता है। वो देखता है कि आखिर के पास कोई भी नहीं था। ये देखकर युवराज चैन की सांस लेता है। युवराज खिड़की के पास जाता है और कमरे के अंदर देखने लगता है। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन युवराज सुहानी और निशा को साफ साफ देख सकता था। वो दोनों अपने अपने बेड पर सोई थी। युवराज सुहानी को देखते ही वापस जाने वाला था, लेकिन पता नहीं उसे क्या होता है। वो सुहानी से अपनी नजर हटा नहीं पा रहा था। उनका वो बस इसी तरह सुहानी को देखता रहे। युवराज खुद को रोक नहीं पाता। वो खिड़की से कमरे के अंदर चला जाता है। युवराज सुहानी के पास जाकर बेड पर बैठ जाता है और सुहानी को सोते हुए देखने लगता है। सुहानी को देखते हुए युवराज की आंखें नम हो जाती हैं। वो सुहानी का हाथ अपने दोनों हाथों में लेता है और अपने मन में कहता है, सॉरी सुहानी, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। मेरी ही वजह से आज तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं है और तुम्हें उस आलोक के साथ रहना पड़ रहा था। युवराज ये सब सोच ही रहा था, तभी सुहानी को अपना हाथ किसी के हाथ में महसूस होता है। अगले ही पल उसकी नींद खुल जाती है। कमरे में अंधेरा था। जैसे ही सुहानी अपनी आंखें खोलती है, उसे अपने बेड पर एक काला साया जैसा कुछ बैठा हुआ दिखता है। ये देखकर सुहानी बहुत डर जाती है और डर से सुहानी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो चीखने ही वाली होती है, तभी युवराज उसके पास आकर अपना हाथ उसके मुंह पर रख देता है। युवराज के हाथ रखने की वजह से सुहानी की चीख नहीं निकल पाती। वो चीख तो नहीं पाती, लेकिन अपने हाथ पैर बेड पर मारने लगती है। सुहानी के इस रिएक्शन से परेशान होकर युवराज उसके कान के पास जाकर धीरे से कहता है, मैं हूं युवराज। युवराज की आवाज सुनकर सुहानी शांत हो जाती है। ये कहने के लिए युवराज सुहानी के इतने करीब आ गया था कि सुहानी को अपने चेहरे पर युवराज की सांसें महसूस हो रही थी। युवराज को अपने इतने करीब पाकर सुहानी की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। वो बस वहीं फ्रीज होकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अंधेरे में युवराज को देखने की कोशिश कर रही थी। युवराज फिर से कहता है, अब मैं अपना हाथ हटा रहा हूं, चीखना मत। सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। युवराज धीरे से सुहानी के मुंह से अपना हाथ हटा लेता है। सुहानी चैन की एक सांस लेती है। युवराज ने सुहानी के मुंह से अपना हाथ तो हटा दिया था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा था। अभी भी युवराज का चेहरा सुहानी के ठीक सामने था। सुहानी को इस बात का एहसास था, लेकिन अंधेरे की वजह से वो युवराज को देख नहीं पा रही थी। वो युवराज को पीछे धकेलते हुए खुद भी उठकर बैठ जाती है। सुहानी अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन करके युवराज के चेहरे पर फोकस करती है। जब वो युवराज का चेहरा देख लेती है, तब पूरी तरह से रिलैक्स होती है। सुहानी धीमी आवाज में कहती है, युवराज सर, आप यहाँ क्या कर रही हैं?
जल्दबाजी में युवराज के मुंह से निकल जाता है, तुम्हें देखने आया था और क्या। ये कहते ही युवराज अपनी गलती का एहसास करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुहानी हैरान होकर कहती है, आप मुझे क्यों देखने आए थे? युवराज सुहानी के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाता। वो फिर से कोई बहाना सोचने लगता है। युवराज से जवाब ना पाकर सुहानी फिर से कहती है, युवराज सर, आपने बताया नहीं, आप मुझे क्यों देखने आए थे? युवराज कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हें क्यों देखने आऊंगा? सुहानी अपने बात पर अड़ी रहती है और कहती है, अभी आपने कहा कि आप मुझे देखने आए थे। युवराज अब अपनी ही कही बात में फंस जाता है और बात को संभालते हुए कहता है, तुम नींद में हो इसलिए तुमने ठीक से सुना नहीं होगा। मैंने कहा था कि मैं उस साई को देखने आया था। मैं देख रहा था कि कहीं वो तुम लोगों पर अटैक तो नहीं कर रहा। युवराज के इस जवाब से सुहानी कन्विंस हो जाती है। वो अपने मन में कहती है, शायद युवराज सर सही कह रही हैं। मैं नींद में हूँ, इसीलिए मैंने कुछ भी सुन लिया होगा। युवराज सर मुझे क्यों देखने आएंगे? सुहानी को कन्विंस होता देखकर युवराज भी रिलैक्स हो जाता है। वो कहता है, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ये कहते हुए युवराज जैसे ही सुहानी के बेड से उठता है, उसे निशा की आवाज सुनाई देती है। युवराज और सुहानी निशा की तरफ देखते हैं। निशा नींद में अपने हाथ पैर मारते हुए कहती है, सुहानी तू वहीं रुक, मैं अभी किक मार के इस साई को फिशिंग वेल में धकेल देती हूँ, ये वहीं डूबकर मर जाएगा। निशा फिर से शांत होकर सो जाती है। निशा की हरकत देखकर युवराज और सुहानी को हंसी आ जाती है। युवराज सुहानी से बिना कुछ कहे खिड़की से बाहर चला जाता है। वो खिड़की के पास रुककर सुहानी से कहता है, रात में ये खिड़की बंद रखा करो, यहाँ से कभी भी कोई भी अंदर आ सकता है। और वहां से चला जाता है। युवराज वहां से निकलते हुए अपने ख्यालों में इतना डूबा था कि उसे ये एहसास नहीं होता कि वो साया इस वक्त उससे कुछ ही दूरी पर था। युवराज अपनी कार से अपने घर के लिए निकल जाता है और सुहानी खिड़की बंद करके अपने बेड पर जाकर फिर से सो जाती है। रात के 3 बजे थे। निशा और सुहानी अपने अपने बेड पर सोए थे। तभी धीरे धीरे एक काला साया उस कमरे के अंदर आता है। वो साया निशा और सुहानी के बेड के सामने आकर रुक जाता है। अगले ही पल वो धीरे धीरे निशा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो निशा से 1 मीटर की दूरी तक जाता है, वो उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाता। निशा के उस रुद्राक्ष की वजह से आज फिर वो साया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। वो साया पीछे हट जाता है। कुछ देर बाद वो साया सुहानी की तरफ बढ़ता है। धीरे धीरे वो सुहानी के बेड के एकदम नजदीक पहुंच जाता है और फिर वो साया गायब हो जाता है। उस साये के गायब होने के कुछ ही देर बाद सुहानी की आंखें अचानक से खुल जाती हैं। वो बेड पर ही लेटे हुए एकटक ऊपर लगे फैन को देखती है। इस वक्त सुहानी के आंखों की पुतली नॉर्मल से काफी छोटी हो गई थी और वो अपनी पलकें भी नहीं झपका रही थी। सुहानी बिना करवट लिए उठकर बैठ जाती है। वो बस अपने सामने ही देख रही थी। कमरे पूरी तरह से अंधेरा था। रोशनी उसके पर अभी कोई फ्रेश नहीं था। सुहानी अपना सर राइट साइड घुमाती है। उसके राइट साइड पर निशा सो रही थी। वो सोते देख सुहानी फिर से अपना चेहरा सामने करते हुए बेड से नीचे उतर जाती है। नीचे उतरकर चलते हुए वो दरवाजे की तरफ जाती है और धीरे से दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर चली जाती है। सुहानी अब बेहोशी में चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी पर कोई वश ही ना हो। चलते हुए वो सीढ़ियों के पास पहुंच जाती है और आगे बढ़ने लगती है। इसी बीच निशा की नींद खुल जाती है। निशा देखती है कि सुहानी अपने बेड पर नहीं है और कमरे का दरवाजा भी खुला है। निशा ये देखकर घबरा जाती है और कहती है, सुहानी कहाँ गई? वो फौरन उठकर वॉशरूम में जाकर देखती है, लेकिन सुहानी वहां नहीं। निशा परेशान होकर कहती है, हे भगवान, इतनी रात को सुहानी कहाँ चली गई? कहीं वो साया? ये कहते हुए निशा का डर बढ़ता जा रहा था। खुद को कहती है, नहीं नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता, मेरी एक ही तो बेस्ट फ्रेंड है, मुझे सुहानी को ढूंढना होगा। ये कहकर निशा कमरे से बाहर निकल जाती है और सुहानी को ढूंढने लगती है। इधर सुहानी चलते हुए हॉस्टल की छत पर आ चुकी थी। वो बस सामने देखते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। आगे बढ़ते हुए सुहानी छत की रेलिंग पर चढ़ जाती है और नीचे देखने की बजाय बस सामने ही देखती रहती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे एहसास ही नहीं है कि वो कहाँ पर खड़ी है। सुहानी आधी रात को नाइट ड्रेस में खुले बालों के साथ रेलिंग पर खड़ी थी। उसे ऐसे देखकर डर से किसी के भी दिल की धड़कन रुक सकती थी। सुहानी अपना दाहिना पैर ऊपर उठाकर आगे बढ़ती है। अब सुहानी का एक पैर छत की रेलिंग पर था और दूसरा पैर हवा में। सुहानी हल्की मुस्कान के साथ एक भयानक आवाज में कहती है, आज तेरा खेल खत्म। सुहानी के ऐसा कहते ही वो काला साया सुहानी के शरीर से बाहर निकल जाता है और अगले ही पल तेजी से वहां से चला जाता है। उस साए के जाने के कुछ सेकंड बाद सुहानी को होश आता है और वो खुद को हॉस्टल की छत पर पाती है। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या वो सपना देख रही है। तभी उसकी नजर नीचे जाती है। वो देखती है कि वो इस वक्त छत की रेलिंग पर खड़ी है और उसका एक पैर आगे की तरफ हवा में लटका हुआ है। ये देखकर सुहानी घबरा जाती है। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। क्या इस बार साया सुहानी को मारने में कामयाब हो जाएगा? क्या है समायरा का राज? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। सुहानी रेलिंग से नीचे गिराती है और वो जोर से चीखती। आज सुहानी को लगा था कि वो नीचे गिरकर मर ही जाएगी, लेकिन अगली बार उसे एहसास हुआ है कि वो हवा में लटकी है और किसी ने छत के सारे हट ली। सुहानी झट ऊपर देखती है। हाँ, वही में सुहानी बस था। वो वहां से है पैरों में पड़ गया। क्या वहां को खींचना श्वेता भी वहां जाए और सुहानी को खींचने में उस आदमी की मदद मिली है। अब सुहानी का एक हाथ उस आदमी ने पकड़ा था, दूसरा निशानी। कुछ ही देर में सुहानी ऊपर आती। वो तीनों उसके फ्लोर घुटने पर बैठे रहे थे। वो आदमी हाथ हुए सुहानी कहता है, तुम ठीक हो ना? उस आदमी की ये कहते ही सुहानी सब कुछ भूलकर उसे गौर से देखने लगती है और कहती है, क्या मैं आपको जानती हूँ? ये सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और कहता है, मुझे जाना होगा, हॉस्टल के बाकी लोग यहाँ आ रहे हैं। ये कहकर वो आदमी वहां से भाग जाता है और हॉस्टल की पाइप से नीचे उतर जाता है। इससे पहले कि निशा और सुहानी कुछ समझ पाते, वो आदमी वहां से जा चुका था। सुहानी परेशान होकर निशा से कहती है, निशा, मैंने इन्हें कहीं देखा है। निशा सुहानी को समझाते हुए कहती है, सुहानी उस वक्त शौक में है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। सुहानी झल्लाकर कहती है, नहीं यार, मैंने इन्हें कब और कहां देखा है ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पक्का इन्हें कई बार देखा है। निशा भी ऊंची आवाज में कहती है, अरे देखा है तो कहां देखा है? सुहानी कुछ देर तक बेचैन होकर सोचने लगती है और फिर एकदम से शांत हो जाती है। सुहानी निशा की आंखों में देखते हुए कहती है, अपने सपने में? निशा कंफ्यूज होकर कहती है, तेरे सपने में? निशा इतना ही कह पाई थी, तभी वहां हॉस्टल वार्डन और कुछ लड़कियां आ जाती हैं। सुहानी जब छत की रेलिंग से नीचे गिर रही थी, तब उसकी चीख निकल गई थी। उसी चीख को सुनकर हॉस्टल में कुछ लोगों की नींद खुल गई थी। वो सब भागते हुए छत पर आ गए। वो सब निशा और सुहानी को ऐसे फ्लोर पर बैठे देखकर चौंक जाती हैं और फौरन निशा और सुहानी के पास आ जाती हैं। निशा और सुहानी फ्लोर पर बैठी थी और सुहानी के एक हाथ में कुछ खरोंचे थी। छत से गिरते हुए उसे कुछ चोट लग गई थी। ये सब देखकर वार्डन बौखलाहट के साथ कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? और अभी यहाँ से किसके चीखने की आवाज आई थी? सुहानी वार्डन के सवाल पर खामोश रहती है। निशा बात को संभालते हुए कहती है, वो मैम, क्या है ना, मुझे और सुहानी को नींद नहीं आ रही थी, तो हम दोनों छत पर वॉक करने आ गए। हम बस वॉक कर ही रहे थे, सुहानी का पैर फिसल गया और वो फ्लोर पर गिर गई, इसलिए उसकी चीख निकल गई। निशा की बात सुनते ही वार्डन गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो झल्लाते हुए उन दोनों से कहती है, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या?
जो रात के 3 बजे छत पर वॉक करने आई थी? तुम्हें नहीं पता कि आए दिन शहर में लोगों की मौतें हो रही हैं? एक तो आधी रात को छत पर आ गई और इस तरह से चीखकर लोगों को डरा रही हो। सुहानी और निशा अपनी सफाई में कुछ नहीं कहती, वो बस अपना सर झुकाए बैठे रहते हैं। वार्डन बड़ी सख्ती के साथ आगे कहती है, अब चुपचाप अपने कमरे में जाओ और दोबारा रात में छत पर दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वार्डन के ऐसा कहने पर निशा और सुहानी उठकर अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। उन दोनों के जाने के बाद वार्डन अपने आसपास देखती है। रात के वक्त बाहर का माहौल बहुत डरावना लग रहा था। वार्डन भी घबराकर बाकी लड़कियों के साथ नीचे चली जाती है। कमरे में आने के बाद निशा सुहानी को उसके बेड पर बिठाती है। फिर फर्स्ट एड किट से दवा निकालकर सुहानी के हाथ में लगाती है। दवा लगाते हुए निशा सुहानी को देखती है। सुहानी अभी भी बहुत डरी हुई और कंफ्यूज लग रही थी। निशा सुहानी से कहती है, सुहानी, जो आज छत पर हुआ वो सब क्या था? तू छत पर क्यों लटक रही थी और वो आदमी कौन था? सुहानी ना में सर हिलाते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं पता यार, मैं तो बस यहाँ सो रही थी। जब मेरी नींद खुली तो मैं छत की रेलिंग पर खड़ी थी। निशा हैरानी से लगभग चीखते हुए कहती है, क्या? सुहानी आगे कहती है, हाँ, खुद को वहां देखकर मैं डर गई थी, जिससे मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं नीचे गिर गई। फिर पता नहीं वो आदमी कहाँ से आया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, तभी तू वहां आ गई। निशा कहती है, तो तू ये क्यों बोल रही थी कि तूने उस आदमी को सपने में देखा है? क्या तू उसे जानती है? सुहानी अपना सर पकड़कर कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसको जानती हूँ, लेकिन वो मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे सपने में जो विजुअल्स दिखते हैं, शायद उसमें मैंने इस आदमी को देखा है। निशा कुछ सोचते हुए कहती है, तू उस आदमी को जानती है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो आदमी पक्का तुझे जानता है, तभी तो वो इतनी रात को तुझे बचाने आ गया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस टाइम पे वो गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहा था। निशा की ये बात सुनकर सुहानी खामोश ही रहती है, क्योंकि उसके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ देर शांत रहने के बाद निशा कहती है, सुहानी, क्या तू इससे पहले कभी शिमला आई थी? सुहानी कहती है, नहीं यार, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इससे पहले मैं कभी शिमला नहीं आई। निशा सीरियस होकर कहती है, सुहानी, मुझे लगता है कि तेरा इस शहर से पहले से ही कोई कनेक्शन है। सुहानी अपनी बात पर जोर देकर कहती है, नहीं निशा, मैं शिमला कुछ महीने पहले ही तो आई हूँ और हमारे कोई रिलेटिव भी यहाँ नहीं रहते। यहाँ से मेरा क्या कनेक्शन होगा? निशा सुहानी की आंखों में देखते हुए कहती है, सुहानी, तुझे याद है जब हम सना को ढूंढने के लिए सिंघानिया मेंशन गए थे? सुहानी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ, मुझे याद है। तो निशा आगे कहती है, तो जब हम उस रात वहां गए थे तो उस मेंशन के किसी भी रूम में हमें सना नहीं मिली थी और हम वहां से बाहर निकलने वाले थे। तभी तूने अचानक से कहा था कि उस पहले वाले रूम के नीचे एक तहखाना है। अगर तू पहले शिमला आई ही नहीं है तो तुझे कैसे पता कि सिंघानिया मेंशन में एक तहखाना है और वो कहाँ है? निशा की ये बात सुनकर सुहानी सकते में आ जाती है और वो बिल्कुल खामोश हो जाती है। निशा भी शांत होकर सुहानी के जवाब का इंतजार करने लगती है। सुहानी डर और कंफ्यूजन के साथ कहती है, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। मुझे नहीं पता कि मैं उस तहखाने के बारे में कैसे जानती हूँ। उस वक्त मुझे बस एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया और मैंने ऐसा कह दिया। निशा कहती है, सुहानी, हो सकता है कि तू अपने मेमोरी लॉस से पहले कभी शिमला आई हो और इससे आगे निशा कुछ नहीं कहती। उसे भी पता था कि अभी कुछ भी अंदाजा लगाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ देर बाद सुहानी कहती है, चल यार, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सो जाते हैं। कल पद्मिनी के ऑफिस में सर्च ऑपरेशन भी करना है। निशा भी सुहानी की बात से सहमत होती है। वो कुछ सोचते हुए कहती है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की हर अजीब चीज पद्मिनी सिंघानिया से जुड़ी है।
ये तो तय है कि पद्मिनी और उस साय का सॉलिड कनेक्शन है। अब कल जाकर देखते हैं कि हमारे हाथ कुछ लगता है या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह सुहानी और विवेक कॉलेज कैंपस में खड़े। वो दोनों काफी नर्वस लग रहे थे। ऐसा लगा जैसे कि सब इंतजार कर रहे हैं ठीक में निशा के पास आ जाती है। सुहानी कहती चलेगी डराती है दोनों साल हमारे पास टाइम है। यह कने सुहानी करने से ना चाहे और सुनी के सच्चा है क्योंकि हुई और तीन दबे पद्मिनी सिंघानिया के ऑफिस के पास पहुंचते हैं। वो तीनों फिर से उसी दीवार की आड़ से ऑफिस को देने लगे हैं। वहाँ अभी वो गार्ड ड्यूटी पर था। वो इस वक्त एक चेयर पर बैठकर चाय पी रहा था। उसे देखकर विवेक चिढ़े हुए कहता है, इस गार्ड कहते हम ऑफिस के अंदर क्या जाएं? सुहानी भी यही सोच रही थी, लेकिन निशा रिलैक्स करती है। तो बॉस आने लगते हो, 2 मिनट शांत होकर सामने देखो। विवेक और सुहानी चुपचाप उस गार्ड को देखने लगते हैं। सीधा वो गार्ड पर अच्छा है। गार्ड को वहां से जाते देख विवेक और सुहानी चौंक जाते हैं। विवेक निशा को शक भरी नजरों से देखते हुए कहता है, निशा तुमने उस गार्ड के साथ क्या किया है? निशा अपनी नजरें चुराते कहती, मैंने कुछ नहीं किया। विवेक अपनी बात पर जोर दे कहता, मैंने कुछ तो किया है, गार्ड ऐसे परेशान करना चाहता। निशा शरारत भी मुस्कान के साथ सुन के वो मैं उसकी वो सारा दिन टॉयलेट में ही रहेगा और हम आराम से पद्मिनी के ऑफिस की तलाशी ले सकते हैं। सुहानी निशा पर गुस्सा करते हुए कहती है, निशा तू पागल है क्या? अपना काम निकालने के लिए उस बेचारे गार्ड की तबीयत खराब करने की क्या जरूरत थी? विवेक भी सुहानी से सहमत होकर कहता है, हाँ निशा, अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो? है मैंने उसकी चाय में लूज मोशन की दवा लिमिट में डाली है। और दूसरी बात, तुम लोगों के पास इससे बेहतर कोई आइडिया था क्या? निशा की बात सुनकर विवेक और सुहानी कुछ भी नहीं कहते। उन्हें खामोश देखकर निशा आगे कहती है, अब चलो, टाइम कम है हमारे पास। ये सुनते ही सुहानी पद्मिनी के ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है। तभी निशा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है, सुहानी 1 मिनट रुक। निशा अपने बैग से एक गुलेल निकालती है और उस पर एक पत्थर लगाती है। सुहानी और विवेक मुंह बनाकर निशा को देखने लगते हैं। उन्हें कभी भी निशा की हरकतें समझ नहीं आती थी, लेकिन वो दोनों निशा से कोई सवाल नहीं करते। अगले ही पल निशा दीवार की आड़ लेकर पद्मिनी के ऑफिस के दरवाजे की तरफ निशाना लगा देती है। जैसे ही निशा पत्थर को गुलेल से छोड़ती है, सुहानी और विवेक भी दीवार से झांकते हुए पद्मिनी के ऑफिस को देखते हैं। उसके ऑफिस के दरवाजे के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसे निशा ने गुलेल से मारकर तोड़ दिया था। अब फिर से वो दोनों निशा को गुस्से से देखने लगते हैं। निशा उन दोनों की नाराजगी इग्नोर करके पद्मिनी के ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए कहती है, कम ऑन, इससे अच्छा आइडिया नहीं था तुम दोनों के पास। इस बार विवेक और सुहानी भी निशा की बात से सहमत होते हैं और उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। वो तीनों पद्मिनी सिंघानिया के ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। पद्मिनी का ऑफिस बहुत बड़ा था। ऑफिस के अंदर का एक एक सामान बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से रखा हुआ था। वो तीनों घूमते हुए ऑफिस को हर तरफ से देखने लगते हैं। तभी विवेक की नजर पद्मिनी की डेस्क पर रखे बॉल साइज के एक पेपर वेट पर जाती है। उसे देखते हुए विवेक कहता है, इसे देखो, इस पेपर वेट के अंदर कुछ दिख रहा है ना? निशा और सुहानी भी उस पेपर वेट को देखते हैं। वो दोनों भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ऐसा क्या था उस पेपर वेट में? क्या सुहानी, निशा और विवेक इस बार पद्मिनी के सच का पता लग पाए? सुनते ही ये कहानी। यार इसमें विजन लगा है, क्या लगा है? जब पुराने ऊपर कोई कैमरा लगा है और पेपर वेट और मोटर है। देखो, इसे तो रिंग के आसपास के पेड़ पत्ते पे हिल रहे हैं। यह पेपर वेट की तरफ बढ़ाती है, जिसे देख विवेक उसका हाथ कर रहा है और क्या है, निशा हमें पता नहीं ये क्या चीज है। दोनों गाइस जो काम करने आए हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। फिर वो अपने काम में लग जाते हैं। वो दोनों ऑफिस के अलग अलग स्पेस पर जाकर डॉक्यूमेंट्स चेक करना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक ऑफिस की तलाशी लेने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। विवेक थक कर कहता है, यार यहाँ तो उस पद्मिनी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। विवेक की बात सुनकर सुहानी भी फाइल्स देखना बंद कर देती है और कहती है, मेरा भी हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं है। निशा विवेक और सुहानी की बातों पर ध्यान दिए बिना लगातार फाइल्स चेक कर रही थी।
उसे इतना ध्यान से फाइल चेक करते हुए देख विवेक कहता है, निशा, तुम्हें कुछ मिला क्या? निशा अब भी विवेक के सवाल का कोई जवाब नहीं देती और अपने काम में लगी रहती है। तभी ऑफिस के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये आवाज सुनकर विवेक, निशा और सुहानी घबरा जाते हैं और जल्दी से सभी फाइल्स को वापस अंदर रखने लगते हैं। कुछ ही सेकंड बाद ऑफिस के बाहर से उस गार्ड की आवाज आती है, कोई अंदर है क्या? गार्ड की आवाज सुनकर सुहानी और उसके दोस्त और भी डर जाते हैं। वो तीनों उस कमरे के चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी निशा की नजर एक खिड़की पर पड़ती है। वो उस खिड़की की तरफ इशारा करते हुए सुहानी और विवेक से कहती है, जल्दी चलो, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। अगले ही पल वो तीनों खिड़की के पास पहुंच जाते हैं। इधर गार्ड को शक हो जाता है कि कमरे के अंदर जरूर कोई है। चेक करने के लिए वो गार्ड अपने पैंट के पॉकेट में ऑफिस की चाबी ढूंढता है। दूसरी तरफ विवेक ऑफिस के अंदर की वो खिड़की खोल देता है और फौरन खिड़की से कूदकर बाहर चला जाता है। विवेक के बाद निशा और उसके बाद सुहानी खिड़की से कूदकर ऑफिस से बाहर आ जाती हैं। जैसे ही वो खिड़की बंद करते हैं, वो गार्ड ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं मिलता। गार्ड हैरान होकर कहता है, अभी अभी तो यहाँ से आवाजें आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो तीनों छुपते हुए कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो तीनों एक कैफे में बैठे थे। तीनों के हाथ में कॉफी का एक एक मग था। विवेक और सुहानी अपना मुंह लटका कर बैठे कुछ सोच रहे हैं, जबकि निशा अपना मोबाइल चला रही है। विवेक उदास होकर कहता है, हमें फिर से उस पद्मिनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हर बार जब ऐसा लगता है कि हम सच के करीब हैं, तभी हम फिर से जीरो पर आ जाते हैं। सुहानी विवेक की बातों से सहमत होकर कहती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी भी उस साए के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। निशा अब भी उन दोनों की बात पर बिना ध्यान दिए अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे विवेक और सुहानी की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। विवेक इरिटेट होकर निशा से मोबाइल छीन लेता है और कहता है, निशा, ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ हम दोनों परेशान हैं कि हमें कुछ नहीं मिला और तुम्हें अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं है। निशा चिढ़ते हुए विवेक से अपना मोबाइल वापस लेती है और कहती है, हम नहीं, तुम दोनों को कुछ नहीं मिला कहो। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, क्या मतलब? निशा सुहानी के सवाल का मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मुझे तो लगता है कि मेरे हाथ जैकपॉट लग गया है। सुहानी उसे सवालिया नजरों से देखने लगती है। विवेक कहता है, जैकपॉट लग गया मतलब? निशा अपना मोबाइल उन दोनों के सामने लाते हुए कहती है, हमारा शक सही था, पद्मिनी सिंघानिया नहीं है। विवेक और सुहानी अपना मुंह बनाकर एक साथ कहते हैं, क्या? निशा अपनी गलती सुधार कर फिर से कहती है, मेरा मतलब है ये पद्मिनी सिंघानिया रियल पद्मिनी सिंघानिया नहीं है, ये एक फेक आइडेंटिटी के साथ शिमला में रह रही है। विवेक बौखलाहट के साथ कहता है, मतलब कोई पद्मिनी सिंघानिया है ही नहीं जो लंदन से इंडिया आई थी। निशा विवेक को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे नहीं, पद्मिनी सिंघानिया रियल में है, लेकिन ये वो पद्मिनी सिंघानिया नहीं है। निशा की बातें सुनकर विवेक इरिटेट हो जाता है। वो कहता है, क्या तुम साफ साफ नहीं बता सकती कि तुम्हें मिला क्या है? विवेक के साथ सुहानी को भी निशा की बात समझ नहीं आ रही थी। वो भी निशा से कहती है, हाँ निशा, तो आराम से बता कि तुझे क्या मिला है जो तू इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है कि पद्मिनी की आइडेंटिटी फेक है। निशा एक गहरी सांस लेती है और फिर कहती है, तुम दोनों मेरे पास आओ और मेरे मोबाइल को देखो। सुहानी और विवेक निशा के पास जाकर बैठ जाते हैं और निशा के हाथ में रखे मोबाइल को देखने लगते हैं। निशा उन्हें अपना मोबाइल दिखाते हुए आगे कहती है, ये देखो, मुझे पद्मिनी के ऑफिस में कुछ पुराने फाइल्स मिले थे जिन्हें पढ़ने का टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने उन सबकी फोटोज ले ली थी। विवेक निशा से इम्प्रेस होकर कहता है, वाह यार, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? निशा कहती है, क्योंकि तुम इडियट हो। अब तुम दोनों बीच में नहीं बोलोगे जब तक मैं अपनी पूरी बात नहीं कर लेती।
सुहानी और विवेक खामोश हो जाते हैं। निशा अपनी बात शुरू करती है। वो अपने मोबाइल से उन दोनों को कुछ फोटोज दिखाते हुए कहती है, इसे ध्यान से देखो, ये रियल पद्मिनी सिंघानिया के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें इस पद्मिनी के नहीं बल्कि किसी और के फोटोज लगे हुए हैं। सुहानी और विवेक उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर हैरान रह जाते हैं। निशा आगे कहती है, अब अगर हम इन पुराने डॉक्यूमेंट्स और इस पद्मिनी के डॉक्यूमेंट्स को साथ में देखते हैं तो दोनों में हर चीज सेम है सिवाय उनकी फोटो के। सुहानी आगे कहती है, इसका मतलब इस पद्मिनी ने किसी पद्मिनी सिंघानिया के सारे डॉक्यूमेंट से उसके फोटोज हटाकर अपने फोटोज लगवा लिए हैं और उसकी आइडेंटिटी को अपना बताकर इतने सालों से शिमला में रह रही है। निशा एक चैन की सांस लेकर कहती है, एग्जैक्टली और इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से रियल पद्मिनी के आगे पीछे कोई भी नहीं था, इसीलिए ये काम फेक पद्मिनी के लिए और भी आसान हो गया और जो मुश्किलें उसके सामने आई होंगी से उसने अपने पावर और पैसे से सॉल्व लिया होगा। विवेक बीच में टोकते रहता है, या और किसी और की आइडेंटिटी लेना या गलत आइडेंटिटी के साथ रहना इतना भी आसान नहीं होता है। निशा कहती है, विवेक तुमने स्लीपर सेल्स के बारे में नहीं सुना क्या? वो लोग भी तो कुछ ऐसा ही करते हैं, तो पद्मिनी ऐसा क्यों नहीं कर सकती? और मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रही हूँ, मेरे पास इस बात का प्रूफ है और ये प्रूफ मुझे पद्मिनी के ऑफिस से ही मिला है। हमारे कॉलेज की ट्रस्टी और पद्मिनी सिंघानिया की आइडेंटिटी के साथ सालों से शिमला में रह रही है। सुहानी निशा की बात से सहमत होकर कहती है, निशा सही कह रही है, इस बात का प्रूफ तो हमारा नहीं है कि पद्मिनी सर सिंह नहीं है, ये कोई और ही है जो कई सालों से या फेक आइडेंटिटी के साथ रह रही है। सुहानी की बात खत्म होते ही निशा कहती है, अगर ये सच में पद्मिनी सिंघानिया नहीं है तो फिर असली पद्मिनी सिंघानिया कहाँ है? विवेक कहता है, लेकिन इस पद्मिनी को किसी और की आइडेंटिटी के साथ रहने की क्या जरूरत है? कहीं सच में वो विशिंग वेल वाला साया हमारे कॉलेज की ट्रस्टी पद्मिनी ही तो नहीं है? सुहानी, निशा और विवेक खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर पद्मिनी का डर साफ दिख रहा था। कुछ देर बाद सुहानी कुछ हिचकिचाहट के साथ विवेक से कहती है, विवेक, मुझे काफी वक्त से तुमसे एक बात पूछनी थी। निशा क्यूरियस होकर सुहानी को देखती है। वो जानना चाहती थी कि सुहानी विवेक से ऐसा क्या पूछना चाहती है कि वो इतना नर्वस हो रही है। सुहानी की बात सुनकर विवेक कुछ देर खामोश रहता है, फिर सीरियस होकर कहता है, सुहानी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। विवेक मायूसी के साथ अपनी नजरें झुका लेता है। निशा क्यूरियस होकर विवेक को देखने लगती है। वो सोचती है कि सुहानी और विवेक किस कोड वर्ड में बात कर रहे हैं जो उसे समझ नहीं आ रही है। वो एक बार विवेक को और एक बार सुहानी को देखने लगती है। सुहानी अब भी विवेक को ही देख रही है। दोनों के इस तरह खामोश रहने से इरिटेट होकर निशा कहती है, यार, मुझसे अब ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो भी पूछना है जल्दी पूछो, 5-6 घंटे बाद ये कैफे बंद हो जाएगा। विवेक एक गहरी सांस लेते हुए सुहानी को देखता है और कहता है, तुम यही जानना चाहती हो ना कि उस साई ने मेरे मॉम डैड को कब और कैसे मारा था? विवेक के सवाल पर सुहानी कुछ कहती नहीं, बस उदासी के साथ हाँ में अपना सर हिला देती है। निशा भी ये सुनकर उदास हो जाती है। वो जानती थी कि ये सवाल विवेक को दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। वो हमदर्दी के साथ विवेक के कंधे पर हाथ रखती है। निशा के हाथ रखते ही विवेक की आंखें भर आती हैं। विवेक की ये हालत देखकर सुहानी कहती है, इट्स ओके, तुम नहीं बता पाओगे तो कोई बात नहीं। विवेक अब भी नम आंखों से अपनी नजरें झुकाए रहता है। ये देखकर निशा सुहानी से कहती है, सुहानी, विवेक को उस सदमे से निकलने में कई साल लग गए थे। इसे आज भी उस भयानक रात के सपने आते हैं और ये उस रात के बारे में किसी से भी बात नहीं करता। सुहानी को अब अपने सवाल पर पछतावा होने लगा था। वो विवेक को हर्ट नहीं करना चाहती थी। निशा आगे कहती है, लेकिन तू उस रात के बारे में क्यों जानना चाहती है? सुहानी शर्मिंदगी के साथ कहती है, निशा, हम उस साय से लड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। अभी हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि पद्मिनी ही वो साया है, लेकिन कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते।
और 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि पत्नी है, फिर भी हम पद्मिनी के बारे में भी कुछ नहीं जानते। मैं बस उस साय को और अच्छे से जानना चाहती हूँ। शायद तभी हमें आगे का कोई क्लू मिले। निशा भी सुहानी की बात से सहमत थी, लेकिन वो विवेक से उस रात की बात शेयर करने के लिए नहीं कह पाती। विवेक खुद को संभालते हुए कहता है, ठीक है, मैं बताता हूँ कि उस रात क्या हुआ था। विवेक के ऐसा कहने पर सुहानी और निशा क्यूरियस होकर उसे देखने लगते हैं। विवेक कहता है, बात आज से कुछ 10-11 साल पहले की है। तब मैं प्राइमरी स्कूल में था। उस वक्त हमारे घर में मैं, मम्मी और पापा रहते थे। मेरे पापा तब मिस्टर सक्सेना के पीए थे। सुहानी विवेक को बीच में ही टोकते हुए कहती है, विवेक, मिस्टर सक्सेना कौन है? विवेक जवाब देते हुए कहता है, मिस्टर सक्सेना शिमला के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। ये तब की बात है जब युवराज सर के पापा यशवंत दीवान का बिजनेस सेट नहीं हुआ था। सुहानी विवेक से अपना अगला सवाल करती है, तो ये मिस्टर सक्सेना अब कहाँ रहते हैं? विवेक अफसोस के साथ कहता है, अब वो नहीं रहे। कुछ साल पहले मिस्टर महेश सक्सेना शिमला के सबसे रिच और पावरफुल इंसान थे। वो यहाँ अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहते थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरा एडमिशन उसी स्कूल में कराया था जहाँ उनकी बेटी पढ़ती थी। उनकी बेटी शिविका मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम दोनों एक ही क्लास में थे। उनकी फैमिली कहाँ रहती है? विवेक फिर से मायूस हो जाता है। उनकी फैमिली भी यहीं रही। कुछ साल पहले पता नहीं कैसे पर मिस्टर सक्सेना की वाइफ की डेथ हो गई थी। इसके कुछ दिनों बाद मिस्टर सक्सेना और शिविका की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। सुहानी और निशा ये सुनते और सालिया से विवेक देख लगते हैं। क्या है विवेक के मॉम डैड की मौत का? क्या हुआ था मिस्टर सक्सेना की फैमिली के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिमला में तभी उस साय का खौफ था, इसलिए रात भी जागते थे। शहर की उस कॉलोनी में सभी के घर की लाइट्स ऑफ थीं, सिवाय एक सिर्फ इधर से टीवी की आवाज आ रही थी। ये विवेक का घर था। रात के लगभग 10 बजे थे। विवेक अपने घर के सोफे पर बैठे हुए अकेले ही टीवी देख रहा था। वो अपने पापा का इंतजार कर रहा था। उनके साथ वो अपना फेवरेट टीवी शो देखना चाहता था। काफी देर तक विवेक के मम्मी पापा उसने आई। विवेक वहां से उठकर उन्हें ढूंढते हुए बेडरूम चला जाता है। विवेक वहां देखता है कि उसके मम्मी पापा अपने सारे कपड़े बैग में डाल रहे थे। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था वो उस वक्त बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। विवेक अपने पापा विजय चतुर्वेदी के पास जाता है और बड़े ही मासूमियत से कहता है, पापा, आप लोग ये क्या कर रहे हो? विवेक को देखकर विजय उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और उसके गाल पर एक किस करते हैं। विवेक को देखते हुए विजय बहुत इमोशनल हो रहे थे, साथ ही उनकी आंखों में डर भी था। विजय छोटे से विवेक के बाल ठीक करते हुए कहते हैं, बेटा, हम हमारा सामान पैक कर रहे हैं। विवेक उनसे फिर से पूछता है, पापा, हम कहीं जा रहे हैं क्या? विजय कहते हैं, हाँ बेटा, हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर विवेक शिकायत भरे लहजे में कहता है, लेकिन क्यों पापा? विजय उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा, ये शहर अब हमारे लिए सेफ नहीं है। अगर हमें फ्यूचर में सेफ रहना है तो ये शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। जैसे ही विजय अपनी बात पूरी करते हैं, विवेक की मम्मी मीरा उनके पास आकर उनसे कहती है, सारा जरूरी सामान पैक हो गया है, अब हमें निकलना चाहिए। मीरा की ये बात सुनकर विजय के चेहरे की परेशानी और भी बढ़ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लगते हैं जैसे शायद अब दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। विजय मीरा की आंखों में देखते हुए कहते हैं, आज अगर हम इस शहर से जिंदा निकल गए तो यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। ये सुनकर मीरा की आंखें नम हो जाती हैं।
वो विवेक के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मुझे अपने जान की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। विवेक अपने मम्मी पापा के बीच हो रही कोई भी बात समझ नहीं पा रहा था। वो बस बिना कुछ समझे उन दोनों की बातें सुन रहा था। विवेक हिम्मत जुटाते हुए मीरा से कहते हैं, हम में से किसी को भी कुछ नहीं होगा। मैं हम तीनों को इस शहर से सुरक्षित बाहर निकाल लूंगा। ये कहकर विजय मीरा और विवेक को गले से लगा लेते हैं। कुछ ही देर बाद विजय विवेक और मीरा के साथ अपनी कार में बैठकर शहर से बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं। विजय कार ड्राइव कर रहे थे। विजय और मीरा बहुत ज्यादा डरे हुए थे, जबकि इन सबसे अनजान विवेक कार में आराम से बैठा। भी की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। अचानक से ऐसा कुछ होते देख पहले तो विजय को समझ नहीं आता, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें एहसास हो जाता है कि अब उनके साथ क्या हो रहा है। विजय घबराकर कार की ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार की स्पीड कम होने की बजाय और बढ़ रही। विजय को एहसास होता है कि कार पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। अगले ही पल वो कार एक यू टर्न ले लेती है। विजय अपनी स्टीयरिंग घुमाकर को फिर से उसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं जहां वो जाना चाह रहे थे, लेकिन कार अब अपने आप चल रही थी। ये देखकर मीरा भी घबरा जाती है और विजय से कहती है, विजय, हमें शहर से बाहर जाना है ना, तो आप कार को शहर के अंदर क्यों ले जा रहे हो? विजय भी घबराहट के साथ जवाब देते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये कार अपने आप चल रही है। मीरा अब और भी डर जाती है और डर कर वो विवेक को अपनी बाहों में भर लेती है। विवेक को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब कार बड़ी तेजी से चल रही थी और कुछ देर बाद वो कार एक जगह पर आकर रुक जाती है। जब विजय और मीरा देखते हैं कि वो कार कहाँ रुकी है, तो डर से उनकी रूह कांप जाती है। मीरा डर से हकलाते हुए कहती है, विजय, हम यहाँ कैसे आ गए? विजय के पास भी मीरा के सवाल का जवाब नहीं था। वो भी आंखों में खौफ लिए सामने देख रहे थे। वो कार कहीं और नहीं बल्कि विशिंग वेल के पास खड़ी थी। विजय फौरन कार स्टार्ट करने के लिए कार की चाबी घुमाते हैं, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं होती। विजय और मीरा अब बहुत ज्यादा डर गए थे। मीरा घबराते हुए विजय से कहती है, विजय, विजय प्लीज जल्दी करो, अगर वो साया आ गया तो हमारे विवेक को। ये कहते हुए मीरा रुक जाती है। वो आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। विजय कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, हाँ मीरा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कार तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। विजय की बात सुनकर मीरा घबरा जाती है और विवेक को गले से लगा लेती है। ये सब देखकर अब विवेक भी घबराने लगता है। वो अपनी मम्मी के चेहरे पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ मम्मी, हम लोग यहाँ आकर क्यों रुक गए हैं? मीरा नम आंखों से विवेक को देखते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ बेटा, बस हमारी गाड़ी रुक गई है। जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। मीरा के ऐसा कहते ही अचानक से कार के अंदर ठंडक बढ़ने लगती है। वो कार सुनसान जंगल के बीच घने अंधेरे में खड़ी थी। वहां रोशनी के नाम पर सिर्फ कार की हेडलाइट जल रही थी। कार के अंदर ठंडक बढ़ने के साथ कार के बाहर कोहरा भी बढ़ने लगा था। ये देखकर विजय और मीरा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में कार के अंदर ठंडक इतनी बढ़ गई थी कि वो तीनों गर्म कपड़े पहने हुए भी कांप रहे थे। अब उनके लिए कार के अंदर रह पाना बहुत मुश्किल हो गया था। साथ ही कार के चारों तरफ बर्फ की एक पतली सी परत जमने लगी थी। अब विवेक को वहां सांस लेने में परेशानी हो रही थी। ये देखकर विजय और मीरा विवेक को लेकर कार से बाहर निकल जाते हैं। कार से बाहर निकलते ही विजय विवेक को गोद में उठाकर मीरा के साथ वहां से जाने लगते हैं। विवेक अपने पापा के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और विजय पीछे उड़ते हुए विशिंग वेल के पास जाकर गिर जाते हैं। ये देखकर मीरा डर से चीख पड़ती है। ये देखकर मीरा और विवेक बहुत घबरा जाते हैं। मीरा विवेक का हाथ पकड़कर की तरफ दी है। वो तेजी से विजय की तरफ बढ़ रही थी, तभी उसके कदम रुक जाते हैं। वो अपने सामने डर
और हैरानी से देखते हुए वहीं फ्रीज हो जाती है। सामने विशिंग वेल से वो साया धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। उसे देखते ही मीरा विवेक को अपने पीछे छुपा लेती है। विवेक भी उस साए को देखकर डर जाता है। विशिंग वेल से निकलकर वो साया धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ने लगता है। उस साए को अपनी तरफ बढ़ते देख विजय अपने कदम पीछे ले रहे थे। वो साया विजय के पास आकर उनकी गर्दन पकड़कर उन्हें जमीन से ऊपर उठा लेता है। विजय हवा में अपना हाथ पैर मारकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। अपनी पूरी ताकत लगा भी उस साए की गर्दन से छूट पा रहे थे। अब उनका दम घुटने लगता। कुछ देर में उस साए की उंगलियों से पैने नाखून निकलते हैं और वो नाखून विजय की गर्दन में घुस जाते हैं। ये देखकर मीरा की चीख निकल जाती है और विवेक डर से वहीं फ्रीज जाता है। साए की पकड़ में कुछ देर छटपटाने के बाद विजय अपना दम तोड़ देते हैं। विजय के दम तोड़ते ही वो साया उसकी बॉडी को छोड़ देता है और मीरा की तरफ बढ़ जाता है। अचानक से विवेक मीरा की पकड़ से छूटकर उस साए के हाथ में चला जाता है। अब उस साए ने विजय की तरह ही विवेक की गर्दन को पकड़कर हवा में उठा लिया था। विवेक बुरी तरह से डर गया था और रोते हुए अपनी मम्मी को पुकार रहा था। अब तक मीरा समझ गई थी कि वो उस साए से नहीं लड़ सकती। मीरा अपने घुटने के बल बैठ जाती है और उस साए के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती कहती, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसे तुम्हारा क्या आड़ा है, वो तो कुछ जानता भी नहीं है, उसे जाने दो। मीरा के किसी भी बात उस साए पर कोई भी असर नहीं हो रहा। वो साया अब विवेक का गला दबा रहा था। विवेक उठने लगा था। विवेक हवा में अपने हाथ पैर इधर उधर मार रहा था। मीरा उस साए के सामने रोने गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तभी उसे कुछ याद आता है और वो भागते हुए अपने कार के पास जाती है। मीरा कुछ ही सेकंड के बाद विशिंग वेल के पास आ जाती है। मीरा के हाथ में एक था। उस बॉक्स के वहां गला दिखता है। मीरा रोते हुए कहती है, तुम्हें ये चाहिए था ना, इसे ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। वो साया उस बॉक्स को देखने के बाद फिर से विवेक का गला दबाने लगता है। अब मीरा समझ जाती है कि वो साया विवेक को नहीं छोड़ेगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि विवेक को कैसे बचाए। तभी उसका हाथ उसके गले की चेन पर जाता है। मीरा उस चेन को देखती है। उस चेन में एक लॉकेट था जिस पर बना हुआ। मीरा फौरन अपने गले से उसे है और उसे उछालकर उसे विवेक के गले में डाल देती है। जैसे ही वो लॉकेट विवेक के गले में जाता है, विवेक उस साए की पकड़ से छूटकर नीचे गिर जाता है। साथ ही वहां उस साए से गुस्से में चीखने की भयानक आवाज गूंजने लगती है। वो आवाज इतनी भयानक थी कि मीरा और विवेक की रूह कांप जाती है। अगले ही पल मीरा अपनी जगह से उड़ते हुए कुछ दूर जाकर गिर जाती है, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। मीरा को काफी चोट लग गई थी, लेकिन अभी भी उसे विवेक की फिक्र हो रही थी। मीरा दर्द से कराहते हुए उठ जाती है और विवेक की तरफ देखती है। विवेक भागते हुए मीरा के पास ही आ रहा था, लेकिन तभी वो साया तेजी से मीरा के पास जाता है और उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाकर वहां से गायब हो जाता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि विवेक कुछ समझ नहीं पाया था, लेकिन उस साए को देखकर विवेक कुछ देर अपनी जगह पर रुक जाता है। वो कार की हेडलाइट की रोशनी से देखता है कि उस साए के जाने के बाद मीरा वहीं खड़ी थी। उसके गले पर एक गहरा कट बना हुआ था जिससे खून की धार बह रही थी। ये देखकर विवेक जोर से चीखता है, मम्मी! और मीरा की तरफ फिर से भागने लगता है। विवेक के मीरा के पास पहुंचने से पहले ही मीरा जमीन पर गिर जाती है और दम तोड़ देती है। ये सब बताते हुए विवेक प्रेजेंट में आ जाता है। अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और निशा उसका हाथ थामे हुए उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। विवेक का ऐसा भयानक पास्ट सुनकर सुहानी और निशा की आंखें भी नम हो गई थीं। कुछ देर तक वहां कोई कुछ भी नहीं कह पाता। कुछ देर बाद विवेक जब थोड़ा नॉर्मल होता है तो सुहानी उससे कहती है, विवेक, अब वो लॉकेट कहाँ है? विवेक सुहानी को याद दिलाते हुए कहता है, तुम्हें याद नहीं?
जिस रात हम पहली बार उस विशिंग वेल के पास गए थे और उस साई ने तुम्हें पकड़ लिया था, तब मैंने वो लॉकेट उसकी तरफ फेंका था और तुम उससे आजाद हो गई थी। वो लॉकेट मेरी मम्मी का था। क्या था उस बॉक्स में जिस वजह से वो साया एक पल के लिए रुक गया था? क्या विवेक का अतीत सुहानी से जुड़ा हुआ है? जान लिए सुनते रहिए कल उससे एक लॉकेट से दूर था। वे बात ही मिल सकती है और उसके सुबह को सवाल सुनते दिखते हैं। वे याद हुए क्या है? मैं कंफर्म कह नहीं सकता, लेकिन शायद उसमें जो रंग था। वे जब सुना कुछ में है। सुहानी को में 3 कलशे दिखते हैं जिनमें अस्थियां भी होती हैं। कहीं ये कलश उनमें ये तो नहीं? सुहानी का पक्का इन सबसे कोई ना कोई कनेक्शन जरूर। कहीं ऐसा नहीं कि सुहानी ही मिस्टर सक्सेना की भी है? यही सोचते हुए निशा विवेक से कहती है, विवेक क्या तुम 100% श्योर हो कि उस कार एक्सीडेंट में मिस्टर सक्सेना और उनकी बेटी दोनों की मौत हो गई थी? विवेक कुछ अंदाजा लगाते हुए कहता है, हाँ यार, जहाँ तक मुझे पता है उस एक्सीडेंट में दोनों की ही डेथ हो गई थी और अगर उनमें से कोई जिंदा होता तो वापस शिमला जरूर आता। सुहानी निशा से कहती है, निशा तू क्या सोच रही है? निशा ना में अपना सर हिला के कहती है, नहीं कुछ नहीं। सुहानी अपनी बात पर जोर देकर कहती है, कुछ तो चल रहा है तेरे दिमाग में, बता ना क्या सोच रही है? निशा सीरियस होकर कहती है, तुम लोगों को ये बात अजीब नहीं लगी क्या? पहले मिस्टर सक्सेना की वाइफ की डेथ हुई, फिर मिस्टर सक्सेना और उनकी बेटी की कार एक्सीडेंट में डेथ हुई, उसके बाद मिस्टर सक्सेना के पीए मतलब विवेक के मॉम डैड की डेथ हुई। ये सब एक ही टाइम में, क्या ये अजीब नहीं है? ये सुनकर विवेक भी सोच में पड़ जाता है और कहता है, हाँ यार, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अब तो ऐसा लग रहा है ये सब आपस में लिंक्ड है। दूसरी तरफ इतने सारे फैक्ट्स एक साथ सुनकर सुहानी का सर घूम रहा था। वो हो गया है, हो सकता है इंसिडेंट का एक दूसरे से कोई कनेक्शन हो, लेकिन अभी हम पद्मिनी के बारे में पता कर रहे हैं तो इस पर फोकस करते हैं। और वैसे भी मिस्टर सक्सेना और पद्मिनी सिंघानिया का कोई लिंक नहीं है। सुहानी की बात सुनकर विवेक धीरे से कहता है, वैसे एक लिंक है। निशा और सुहानी क्यूरियस होकर कहते हैं, कैसा लिंक? विवेक कहता है, मेरे पास पद्मिनी सिंघानिया का बंगला सिंघानिया मेंशन है ना, वो पहले मिस्टर महेश सक्सेना का था। विवेक की ये बात सुनकर सुहानी और निशा अपना सर पकड़ लेते हैं। विवेक भी इतनी सारी बातों में फंसकर खामोशी से बैठ जाता है। दूसरी तरफ युवराज कॉलेज के अपने ऑफिस में बैठा था। उसकी डेस्क पर एक मॉनिटर रखा था जिसे युवराज बड़े ही गौर से देख रहा था। उस मॉनिटर में उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज चल रहा था जब सुहानी, निशा और विवेक खिड़की से कूदकर पद्मिनी के ऑफिस से बाहर आए थे। निशा ने उस ऑफिस के अंदर जाने से पहले उस दरवाजे के ऊपर का सीसीटीवी कैमरा तो तोड़ दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिस खिड़की से वो तीनों बाहर निकले हैं उस खिड़की के बाहर भी एक कैमरा लगा हुआ है। वो तीनों उसी कैमरे में कैप्चर हो गए थे जिसकी फुटेज इस वक्त युवराज देख रहा था। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के वो पूरा वीडियो देखता है। वो उस वीडियो को पूरे सिस्टम से डिलीट कर देता है। फिर वो अपने चेयर पर पीछे टिककर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद किए हुए युवराज अपने मन में कहता है, अब सुहानी को रोकना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। अगर उसकी मेमोरी जल्द से जल्द वापस नहीं आई तो प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी और साथ ही उसके लिए खतरा भी। मैं किसी भी कीमत पर उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं उसे नहीं खो सकता क्योंकि इससे आगे युवराज कुछ नहीं कहता। युवराज तो खामोश हो जाता है, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि क्यों वो सुहानी को कुछ होने नहीं दे सकता। इधर सुहानी उस कैफे से वापस हॉस्टल आ जाती है। के साथ सुहानी ने रूम में आकर अपने पर लेटी और सोचने लगी है, चलो ये तो पता लगा कि पद्मिनी सिंघानिया की आइडेंटिटी फेक है, मतलब उसके साथ बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब अगर हमें उस साय के बारे में और जानना है तो मिस्टर सक्सेना के बारे में पता करना होगा।
ओह गॉड। सुहानी ये सब सोच ही रही थी, तभी उसके रूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये सुनकर सुहानी अपने बेड से उठकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक लड़की थी जो सुहानी से कहती है, सुहानी तुम्हारे लिए पार्सल आया है, बाहर डिलीवरी बॉय तुम्हारा वेट कर रहा है। सुहानी चौंक जाती है और सोचती है, मेरे लिए पार्सल आया है? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं मंगाया। सुहानी हॉस्टल से बाहर निकलकर उस डिलीवरी बॉय के पास जाती है। डिलीवरी बॉय सुहानी की तरफ एक बॉक्स बढ़ाते हुए कहता है, मैम आपका पार्सल। सुहानी हैरान होकर डिलीवरी बॉय से कहती है, लेकिन भैया मैंने तो कुछ